गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट फर्स्ट जोड़ा आप दो चैप्टर किए ना, सेज लॉ ऑफ मार्केट एंड केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड इंपलॉयमेंट। जोड़े दोनों चैप्टर है केन्स का आमदन ते रुजगार सिद्धांत से दा बाजार नियम, वो दोनों सैकेंड यूनिट के आप कर ले। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा जिहा सिलेबस उपर नीचे होया सी, मैं जो सिलेबस दोबारा देखिया न्यू रिवाइज्ड उनके दोनों सैकेंड यूनिट च है, पहला फस्ट विच होंदे सी। ठीक है, पर सैकेंड यूनिट मोस्टली कंप्लीट कर लिया। वो एक इफैक्टिव डिमांड का टॉपिक वो भी आप केन्स की थ्योरी के विच ही कर लिया, इफैक्टिव डिमांड। ठीक है, उन्होंने भी थोड़ा एक बार रीड कर लियो। तीनों जो टॉपिक सीगे सेल ऑफ मार्केट, केन्स थ्योरी तो इफैक्टिव डिमांड, तीनों टॉपिक हो गए। अपना सैकेंड यूनिट कवर हो गया। फस्ट यूनिट विच आपां मैक्रो इकनॉमिक्स की नेचर, ਉਹਦੀ लिमिटेशनस वो सारा कुछ किया। ठीक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही फस्ट यूनिट विच ਆਪਾਂ करना है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। ये दो नंबर के भी आऊगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मैं सीधा लॉन्ग क्वेश्चन ते आ गई। ठीक है, ये चैप्टर तुहाडा मे बी 8th। ठीक है, 8th चैप्टर है कंजम्पशन फंक्शन। 6th चैप्टर क्वेश्चन है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, उपभोग का मनोविज्ञानक नियम। ये किन्ने दिता सी? लॉर्ड केन्स ने। लॉर्ड केन्स ने उपभोग का मनोविज्ञानिक नियम दिता। ये कहता है, केन्स कहता है कि एक इंसान की ह्यूमन नेचर है, ये साडा मनोविज्ञान है कि जो साडी आमदन वधदी है उपभोग भी वधदा है, पर जिन्नी रेशो विच आमदन वधदी है उस रेशो विच उपभोग नहीं वधदा। समझ आ गई? मान लो कि मेरी सैलरी 50,000 सी, 50,000 तो 70,000 हो गई। ठीक है, जो मेरी सैलरी 50,000 सी तो मेरा जो उपभोग खर्च सी वो 40,000 सी। ठीक है, बट जे मेरी सैलरी वध के 70,000 हुई तो मैं उपभोग 40 तो 60 नहीं कराँगी, मैं कितना करेंगी 40 तो 50। मतलब पहला 10 की बचत करती सी मैं 10,000 की, 40 खर्चती सी, 50 के विचों 10 बचाती सी। जो मेरी इनकम 70,000 हो गई, मैं की किया 50,000 खर्चा किया, उपभोग वधिया, 20,000 आमदन वधी तो 10,000 मैं उपभोग भी वधा लिया, बट उन्ना नहीं वधाया जिन्नी आमदन वधी। हुण मेरे उपभोग ते आमदन च कितना डिफरेंस है? 20,000 का। ठीक है, यही साइकोलॉजिकल लॉ है। वो की कहता है कि समाज की मनोविज्ञान प्रवृत्ति इस तरह की है कि जो कुल असल आमदन विच वाधा हुंदा है तो कुल उपभोग विच भी वाधा हुंदा है, पर इन्ना नहीं हुंदा जिन्ना कि आमदन विच हुंदा है। ठीक है, ये हो गया उपभोग का मनोविज्ञानिक नियम। फिर इहदियां अजम्पशनस, एक डेफिनेशन कर लियो केन्स की इहदी। ठीक है, आ देखो केन्स की डेफिनेशन है, ये रीड कर लियो। इस तो बाद अजम्पशनस, मानतावां की हुंदियां। नो चेंज इन साइकोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कॉम्पलैक्स, मनोविज्ञानक अते संस्थागत हालत विच परिवर्तन ना होना। ये थ्योरी कदों अप्लाई होएगी? जदों ये सारियां अजम्पशनस फुलफिल होणगियां, ये गल्लां पूरीआं होणगियां तां ही उहदी ये थ्योरी एप्लीकेबल होएगी। कहंदा ये मनोविज्ञानिक नियम उत्थे काम करूगा जदों ना तां जनसंख्या विच परिवर्तन होवे, ना मनुख दीआं आदतां विच, रुचियां विच, फैशन विच, किसी चीज़ विच परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जे इन्हां च परिवर्तन हो गया तो फिर साडा ये जिहड़ा लॉ आ वो एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कीमतां तो लैके चल लो तुसीं, मान लो जे मैं 50,000 दे विचों, ठीक है, 40,000 खर्च करती सी, 10,000 मेरी सेविंग हुंदी सी। ठीक है, जे मेरी इनकम हो गई सैकेंड स्टेज दे विच 70,000, उनदे विच जे प्राइज़ सारे वध जान, कीमतां जिहड़ियां पहलां 5 रुपए की चीज़ सी वो 10 रुपए डबल हो जान, तो हुण मेरा खर्चा मान लो कीमतां सारियां वध के दुगनियां हो गई तो मेरा खर्चा 40 वाला 80 पहुँच गया। ठीक है, ये नियम की बन गया? आमदन वधी, उपभोग भी वधिया, आमदन तो वध उपभोग वध गया। फिर ये लॉ की है? एप्लीकेबल नहीं होएगा। जदों कि लॉ की है? जदों इनकम वधदी है उपभोग वधदा है, पर उन्ना नहीं जिन्ना कि आमदन। मतलब 50,000 वधूगा, जो सारे प्राइजेज ही डबल करते फिर तो 80,000 हो गया, डबल ही हो गया। फिर तो इत्थे अपना जिहड़ा नियम है वो लागू ही नहीं होना। इस करके नियम लागू करना है तो ये कंडीशनस होनियां जरूरी है। सैकेंड, सधारण हालतां, ना तो उहदे विच युद्ध होना चाहिए, ना महामंदी, ना तेजी, है ना ही किसी तरह की जिवें हुण महामारी फैली हुई करोना वाली, इदां दे विच भी अपना ये लागू नहीं होना कि इनकम वधी ते खर्चा नैचुरल है कि खर्चे अपने ज़्यादा वध गए है अगे नालों,
ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬਟ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਕਮ ਵੱਧਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਸਕ, ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਈਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੀ 50 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ, ਢਿੱਡ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਕਮ 50 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ 25 ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 50 ਸੀ 75 ਹੋ ਗਈ, 100 ਸੀ 100 ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 150 ਹੋ ਗਈ ਤੇ 125 ਹੋ ਗਈ, ਇਹ 200 ਹੋ ਗਈ ਇਨਕਮ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 150। ਆ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗ। ਇਨਕਮ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਲਾ, ਕੁੱਲ ਉਪਭੋਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਘੱਟ ਵਾਧਾ। ਉਪਭੋਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ। ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗ ਅਤੇ ਬਚਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਚਤ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਉਪਭੋਗ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਫਲਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਤਾ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਹੈ ਇਹ ਉਪਭੋਗ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗ ਖਰਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ, 80 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਪਭੋਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ 20 ਕਰੋੜ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ 20 ਕਰੋੜ ਬਚਾਇਆ ਉਹ 20 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਖਰੀਦੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਧਾਰਨ ਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਸਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਖੰਡਨ। ਸੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪੂਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦਾ ਆਪ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਪਭੋਗ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਆਮਦਨ। ਜੇ 100 ਕਰੋੜ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਭੋਗ ਕਿੰਨਾ ਵਧੂਗਾ? 80 ਕਰੋੜ। ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਪਭੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਪਭੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟੂਗੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘਟ ਗਈ। ਅਲਪ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਤੁਲਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਲਪ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਬਚਤ ਅੰਤਰ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਚੋਟੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਬਿੰਦੂ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੂਮ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਇਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੂਮ ਤੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਸਥਿਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸੈਲਫ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਪਭੋਗ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਲਫ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਲਫ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। 1 - MPC ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਮੀਨਸ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ? ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗ। ਇਹ ਉਲਟਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੇ ਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਿੰਗ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਸੇਵਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੇਵਿੰਗ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ,
फिर वो इन्वेस्ट नहीं होना, उन्हें अगे घूमना नहीं सर्कल विच, मल्टीप्लायर का इफैक्ट घट जाना। जिन्नी सेविंग घट होगी आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करांगे उन्ना मल्टीप्लायर ज़्यादा होएगा। निवेश नूं उत्साह हुंदा है, कहंदे जिन्नी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति वधेरे हुंदी है ना, मतलब जो प्रोड्यूसर नूं लगूगा कि मेरा बनाया सारा माल विक जाना, क्योंकि लोग कंज्यूम बहुत करते हैं, कंजम्पशन उन्होंने ज़्यादा है, तो उन्होंने इन्वेस्ट करने की भी प्रेरणा मिलती है। ठीक है, मजदूरी और रोजगार, केन्स के अनुसार नकद मजदूरी घट करना मजदूरों की आमदन घट हो जाएगी, जो असीं मजदूरी घटा दीए उन्हों की इनकम घट जाएगी, पूंजीपतियों की आमदन वध जाएगी। जे पूंजीपतियां क्यों पहले ही पूंजीपतियों की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होंगी नहीं, क्योंकि एक लैवल पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। तो जे मजदूरों की होर असीं इनकम घटा दिंने, मजदूरी घटा दिंने कटौती करके, तो फिर उन्होंने परचेजिंग पावर घट जाएगी, कंजम्पशन घट जाएगी, डिमांड घटेगी, पिछों प्रोडक्शन घटानी पैनी है, सारा कुछ फिर नीचे आ जाएगा। उपभोग प्रवृत्ति नूं वधाउण दे तरीके की कहंदा, आमदन की मुड़ वंड करो, मतलब अपन नूं पता ही है अमीर बहुत अमीर होई जा रही, गरीब बहुत गरीब, अमीरां कोलों टैक्सां के रूप च धन लो ते गरीबां नूं दिओ रोजगार के रूप च। समाजिक सुरक्षा, बुढ़ापा पेंशन, ठीक है, बीमा सहूलतां, हैल्थ, एजुकेशन, इदां दी आपां नूं फैसिलिटीज़ देनियां चाहिदियां ताकि लोगों की कंजम्पशन वध। देखो ना हुण जे मेरी इनकम 50,000 है, मैं कोशिश करूँगी उस 15,000 तो मैं महीने लिए रखा, पता नहीं कदों बीमारी ठमारी आ जानी है, जां असीं अपने बच्चों की एजुकेशन लिए पैसा जोड़ के रखना। जे सानू सारी फैसिलिटी मिलेगी गवर्नमेंट वालों, फ्री एजुकेशन है बच्चों की, फ्री हैल्थ की आपां नूं मिल रहा, फिर आपां की करांगे, सारे पैसे उड़ा देंगे जिवें अंग्रेज करते हैं, हफ्ते च जिन्ना हफ्ता सारा कमाते हैं, सैटरडे संडे जाके सारे पैसे खर्च देंगे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी है, उत्थे हैल्थ सिस्टम सिक्योर है, ठीक है, एजुकेशन सिक्योर है, लोगों को पैसे बचाने की लोड़ नहीं पैंदी, आपां नूं पैसे बचाने की लोड़ पैंदी है। ठीक है, जे सारे आपां नूं सोशल सिक्योरिटी मिल जाए तो आपां पैसे नहीं बचावांगे, साडा उपभोग वध जाएगा, उपभोग वधेगा, किसी होर दी आमदन बन जाएगी। क्रैडिट फैसिलिटीज़ जिवें कार, टैलीविजन, कूलर, ये सारा कुछ खरीदण लई सानूं क्रैडिट मिल जे, साडी तां भी कंजम्पशन वध जाएगी। वेज पॉलिसी कहंदे जे शॉर्ट पीरीयड दे विच आपां इन दोनों च पढ़ांगे, शॉर्ट पीरीयड जे असीं मजदूरी वधाती मान लो, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ उपभोग ਵਧੇਗਾ, बट शॉर्ट पीरियड 'ਚ प्रोडक्शन नहीं ਵਧੇਗੀ, है ना, प्रोडक्शन नहीं ਵਧੇਗੀ, प्राइजिस ਵਧ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦਾ फायदा नहीं नुकसान होएगा, तो दूजे पासे बेरोजगारी ਵਧੇਗੀ। लॉन्ग पीरीयड 'ਚ सही है कि ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, लॉन्ग पीरीयड 'ਚ प्रोडक्शन भी ਵਧੇਗੀ, जे प्रोडक्शन ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ प्राइजिस ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। इनक्रीज इन पॉपूलेशन कहता वस्तु के वाधे नाल वस्तु की मंग वधेगी, इहदे नाल उपभोग, जे इहनूं पॉजिटिवली लईए तो पॉपूलेशन एक ह्यूमन कैपिटल है, रिसोर्सिज है, जे सारे प्रोडक्टिव होण तो जिहड़ी हुण चाइना वो इंडिया नालों ज़्यादा पॉपूलेशन है, फिर भी वो गरीब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पॉपूलेशन नूं, ह्यूमन रिसोर्सिज नूं यूटिलाइज करता है। डैमोनस्ट्रेशन इफैक्ट की है कि आपां दूसरिਆਂ ਨੂੰ देख के भी अपनी उपभोग प्रवृत्ति ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। मान लो अपने यार दोस्त वधिया कपड़े पाते हैं तो आप भी उन्होंने देख के वधिया लैने, उन्होंने को जे एप्पल का फोन आप भी कोशिश करते हैं, आप इन्हों कहते डैमोनस्ट्रेशन इफैक्ट, ये भी अपनी उपभोग प्रवृत्ति ਵਧਾਉਂਦਾ है। शहरीकरण और नवीं बस्तियां, नवे अर्बनाइजेशन के करके भी उपभोग प्रवृत्ति वध रही है, एडवरटाइजमेंट करके भी ट्रांसपोर्ट वध गई है, आप एक थां तो दूजी थां आसानी नाल जा सकते हैं, है ना, इहदे नाल भी जिथे सानूं पता लगता वस्तुओं की कीमत घट है, आप उत्थों जाके परचेज कर लैंदे हैं। ये हो गया तुहाडा क्वेश्चन लॉन्ग। ठीक है, उपभोग प्रवृत्ति की आलोचना तुसीं आप एक बारी पढ़ियो। ठीक है, 4-5 पॉइंट है, इन्हूं पढ़ के देखियो, नहीं समझ आऊगी तो मेरे को पूछ लो। ये तुहाडा केन्स का क्वेश्चन हो गया, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर भी आता है, चंगी तरह पढ़ के इनू लिख के देख लियो। ठीक है बेटा।